हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर बहुपद। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसके बेसिक से हम सारी चीज़ें जो है वन बाय वन करके पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार के एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी, वो हम तभी कर पाते हैं जब हमारा बेसिक नॉलेज अच्छा हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। आज का जो है पॉइंट कि भाई बहुपद, बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं कि बहुपद हम बोलेंगे किसे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट छोटी कक्षाओं के अंदर पद के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जैसे मैं कुछ चीजें आपके पास सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी लिख रहा हूं। जैसे 3x 4x² 6y² z², ये सारे के सारे स्टूडेंट पद हैं। आपने ऐसा छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है, ठीक है। और जो पद होता है वो उसके अंदर या तो अकेला चर हो सकता है। चर का मतलब जो x y z a b c d, ए से लेके जेड चर। देख लीजिए, चर का मतलब हो गया ए टू जेड। ये जो स्मॉल लेटर में अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड, ये कोई भी हो सकते हैं, ये चर, ठीक है। एक होता है अचर। अचर का मतलब ऐसी संख्याएं जैसे -1, 3, -10 और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ठीक है। यानी गणितीय संख्याएं, सीधी सी भाषा में ये मानो ना, ये जो गणितीय संख्याएं हैं ये अचर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात पद की हम कर रहे हैं यहां पे। पद देखिए, पद जो है उसके अंदर अकेला चर भी हो सकता है, या चर और अचर गुणा होके भी लिखे हुए मिल सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपका एक पद है जो हमने लिखे हैं। ये भी एक पद है 3x, 4x² भी एक पद है, 6y² भी एक पद है, z² भी एक पद है। तो स्टूडेंट, बहुपद जो है दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना होता है। अगर हम दो पदों को मिला दें, जैसे हमने ऐसे लिख दिया, तो इसमें कितने पद हैं? आप कहेंगे सर इसमें दो पद हैं, तो ये बहुपद हो गया। बहुपद विभिन्न प्रकार के बहुपद होते हैं, जिनका हम अभी वन बाय वन करके अध्ययन करेंगे। जैसे फिर हमने लिख दिया नेक्स्ट 4x² + 6, ये भी एक बहुपद है, यानी जिसमें एक से अधिक पद हो, या ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से अधिक पद हो, उसे हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं, बहुपद की घात, यानी हम बहुपद की घात किसे बोलेंगे। तो बिल्कुल यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुपद की घात। देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैं लिखता हूं जैसे 3x + 4, 3x² + 6x + 7, ठीक है भाई, हमने ये लिखा है। और कोई पद में लिख देता हूं, जैसे 4y², y³ कर देता हूं, 6y² + 3y - 7, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो फर्स्ट बहुपद मैंने लिखा है। अब आपको इसमें पूछा जाए, पहली बात तो ये जो बहुपद है वो किस में है, किस चर में है। यानी ये जो बहुपद हमें दे रखा है ये कौन से चर में है, एक्स चर में या वाई चर में। तो देखिए, आप कहेंगे सर ये एक्स चर में बहुपद है, ये भी हमारा जो है एक्स चर में ही बहुपद है। लेकिन जो नीचे वाला है वो वाई चर में बहुपद है, यानी यहाँ पे चर जो है वो वाई है और यहाँ पे जो चर है वो एक्स है। अब बात ये स्टूडेंट कि जो चर है, जिस चर के अंदर बहुपद दे रखा है उस चर का अधिकतम घात कितना है।
फिर से सुनिएगा, जिस चर में आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है, उसमें देखिए कि उसका अधिकतम घात कितना है। तो यहां पे देखिए अधिकतम घात कितना है, यहां पे अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इसका जो घात है वो हो गया 1। दूसरा देखिए, यहां पे x चर के अंदर बहुपद है और इसका अधिकतम घात कितना है, आप कहेंगे सर 2 है। तो इस बहुपद का घात जो है वो हमारे पास 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये जो बहुपद हमने लिखा है ये y चर में बहुपद है और इसका अधिकतम घात कितना है, आप कहेंगे सर 3 है। तो स्टूडेंट इसका घात कितना हो गया, 3। यानी किसी बहुपद का घात चेक करने के लिए आपको यह देखना है सबसे पहले कि वो कौन से चर में बहुपद है, x में, y में, z में या अन्य किसी में। जिस चर में भी बहुपद है उसका अधिकतम घात जो होगा वही बहुपद का घात होने वाला है। क्लियर एवरीवन? ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास स्टूडेंट दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं। यानी आपको कोई व्यंजक दे रखा है और आप उसे देख के बता पाएंगे कि क्या ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार के जो व्यंजक हैं वो बहुपद नहीं होंगे। देख लीजिए, अगर हमें इस प्रकार से कोई व्यंजक दे रखा है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बोला सर कारण, बिल्कुल वो भी मेंशन करेंगे। दूसरा जो है, अगर आपको ऐसे दे रखा है √x + 1, तो ये भी जो है बहुपद नहीं होगा। या आपको ऐसे दे रखा है 1/(x² - 2x + 1), इस फॉर्मेट में कोई भी बहुपद आपको दे रखा है, देन वो जो है, सॉरी, अगर आपको इस फॉर्मेट में जो है कोई भी व्यंजक जो दे रखा है देन वो बहुपद नहीं होगा। रीजन ये है, देखिए स्टूडेंट, कि भाई घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मके नहीं होना चाहिए, पहली बात। यानी आपके पास जो x चर है या y चर है या z चर, जिस भी चर में बहुपद है उसका जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि घात जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, में नहीं होना चाहिए। क्लियर? यानी घात न तो ऋणात्मक होना चाहिए और न ही आपका भिन्न में होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे देखिए जो ये फर्स्ट केस जो हमने लिखा, अगर हम इसको जो नीचे का जो ये मेरा पोर्शन है x - 1, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा x - 1 की घात -1। ठीक है भाई, तो इसका जो पावर है वो ऋणात्मक हो रहा है। दूसरी बात, यहां पे देखिए x चर जो है वो अंडर में लिखा है, यानी वर्गमूल में। तो जैसे ही वर्गमूल हटाएंगे तो x का जो पावर है वो हो जाएगा 1/2। तो घात किस में हो गया? भिन्न में हो गया। ठीक है भाई, क्लियर? और इसको अगर आप पूरे वाले पोर्शन को ऊपर लेके जाएं तो देखिए x² - 2x + 1, इसका पावर -1। ठीक है भाई, इसका ऑल ओवर जो घात है वो ऋणात्मक आ रहा है। या आप ऐसे एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी जो है अंश बट्टे
ये जो ऊपर एक लिखा हो और नीचे कोई द्विघात बहुपद लिखा हो तो भाई देन ये जो है बहुपद नहीं हो सकता। ये स्थिति जो होंगी आपके पास, इनमें अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट प्रारूप आपको एग्जाम में मिले तो आप ध्यान रखिए कि ये दिया गया जो व्यंजक है, ये जो दे रखे हैं आपको, जो व्यंजक दे रखे हैं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये जो व्यंजक आपको नीचे दे रखे हैं ये बहुपद नहीं है। फिर सुन लीजिए, घात जो है यहां लिख दीजिए चर का घात, थोड़ा सुंदर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। किसका घात? चर का घात। चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो पता चल जाएगा आपको बड़े आसानी से कि कौन सा जो है व्यंजक बहुपद है और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रैखिक बहुपद। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 करके बहुपद के जो प्रकार हैं उनको समझ लेते हैं कि भाई बहुपद भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आया है वो है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। तो टाइटल हम लोग डाल देते हैं रैखिक बहुपद। देखिए स्टूडेंट, रैखिक जो बहुपद है उसका जो बेसिक फॉर्मेट जो है वो इस प्रकार होता है, ax प्लस बी। ये रैखिक बहुपद का मूल प्रारूप है। मूल प्रारूप, या इसको ऐसे बोल दीजिए, इंग्लिश में बोलो तो बेसिक फॉर्मेट। फॉर्मेट कि जो रैखिक बहुपद है उसका जो मूल प्रारूप है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। अब जरूरी नहीं बहुपद x में हो, वो y में भी हो सकता है, यानी इस रूप में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये x में रैखिक बहुपद है और ये y में रैखिक बहुपद है। मैं हम यहां लिख भी देते हैं y चर में रैखिक बहुपद। y चर में रैखिक बहुपद। ठीक है भाई, अब दूसरी बात आगे हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले बात यहां जो है a व b किसको बिलोंग करेंगे, यानी किससे संबंधित होंगे, यानी a और b की वैल्यूज कैसी होंगी, यानी a और b के मान कैसे होंगे। तो जो है a व b वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। a व b क्या है? वास्तविक संख्याएं, बिल्कुल। दूसरी खास बात क्या है यहां पे कि a कभी भी 0 नहीं होगा, a जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। बोला सर ऐसा क्यों नहीं होगा? देखिए अगर a शून्य हो जाएगा तो ये पूरा जो ax का पद है यही 0 हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। जब हमारे पास चर का पद ही नहीं बचा तो वो कैसे बहुपद हो सकता है? समझ गए होंगे। या यहां पे y, ये जो a 0 हो जाएगा तो y का वाला पद भी 0 हो जाएगा, तो केवल b बचेगा, एक अक्षर पद बचेगा, यानी एक वास्तविक संख्या बचेगी, जो कैसे बहुपद हो सकता है। दूसरी बात यहां हम गौर से देख रहे हैं, जिस भी चर में बहुपद है उसका पावर देखिए 1 है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का घात जो है वो 1 होता है। लिख देते हैं, इसका जो घात है 1 होगा। ठीक है, घात 1, वो भी चर घात, चर का घात। तो बिल्कुल इसको अच्छे से फिर लिखते हैं हम, थोड़ा यहां लिखिए चर का घात
का अधिकतम घात चर का अधिकतम घात ये आपका 1 होने वाला है। किसमें? रेखिक बहुपद में। ये क्लियर रख लें आप बात, इसमें आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारा थ्योरी जो है रेखिक बहुपद का है। अब आगे हम बढ़ते हैं द्विघात बहुपद की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात बहुपद। काफी अच्छा टॉपिक है। तो देखते हैं स्टूडेंट द्विघात बहुपद। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहां हम लिख रहे हैं द्विघात बहुपद। बहुपद देखिए, जो द्विघात बहुपद है इसका बेसिक फॉर्मेट, बोल दीजिए या आप लोग मानक प्रारूप बोल दीजिए। मानक प्रारूप बोल दीजिए। इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का बेसिक फॉर्मेट है। और जो द्विघात बहुपद हमने लिखा है वो चर x में लिखा है। आप y में भी बना सकते हैं, z में भी बना सकते हैं, क्लियर, या अन्य किसी चर में आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं, a से लेके z तक। ठीक है भाई, यानी समझिएगा हमारा जो यहां पे चर जो है ये जो है x चर में द्विघात बहुपद है। यहां पे x चर में द्विघात बहुपद है। यहां पे y z एक्सेट्रा आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे जो मेन बात ये है कि यहां जो है a, b व c ये किस प्रकार की संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। तो एबीसी जो है वो वास्तविक संख्याएं होती है। a, b, व c वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरी खास बात वो ये है कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता। यहां पे a 0 नहीं हो सकता। जैसे ही a 0 होगा आपके पास bx प्लस c बचेगा। उस स्थिति में ये अगर a का वैल्यू इस फॉर्मेट में 0 है तो उस स्थिति में ये रेखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप चेक कर लीजिए, यहां 0 रखेंगे, ये जो पूरा जब पद है ये 0, तो बचा क्या? bx प्लस c। इसलिए नहीं हो सकता। bx प्लस c बचा और वो कैसा बहुपद है? आप कहेंगे सर रेखिक बहुपद है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अब देखिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं कि भाई इसके अलावा भी कोई और फॉर्मेट हो सकते हैं या द्विघात बहुपद के। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे हम लिख रहे हैं जो अन्य फॉर्मेट जो द्विघात हो सकते हैं, जैसे ax² प्लस bx, ये भी द्विघात का ही फॉर्मेट है। बस इसमें जो है c जो है वो पद नहीं है, यानी c जो है वो पद नहीं है। और c क्या है? एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या कांस्टेंट ही होता है, बिल्कुल। तो इसमें c का पद नहीं है। तो बिल्कुल द्विघात होने के लिए सबसे स्पेशल केस क्या है कि भाई जिस चर में द्विघात है या जिस चर में द्विघात बहुपद है उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, पहली बात। तो ये x चर में द्विघात बहुपद है, और इसका क्यों? क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। सबसे पहली बात, ये बहुपद किस चर में? x चर में। अधिकतम घात कितना है x चर का? 2, इसलिए द्विघात बहुपद। बोला सर अगर जो c है इसका वैल्यू 0 हो जाए तो देन ये बचेगा, तो इस स्थिति में भी ये द्विघात होगा। तो यहां लिख देते हैं बाद में। चलो यहां पे दूसरी बात,
अगर b का वैल्यू 0 कर दें, हमने कहा ना a का 0 नहीं हो सकता, तो बच्चे पूछ लें कि सर b और c का तो 0 हो सकता है क्या? देखते हैं, c का 0 करो तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां कोष्टक में लिख देते हैं जब c बराबर 0, तो ये स्थिति होगी, यानी ये द्विघात बहुपद होगा। अगर b का 0 हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा ax² प्लस c। ठीक है, तो भाई सबसे मेन बात यह कि आपके पास x का पावर 2 होना चाहिए, साथ में एक पद और होना चाहिए। तो एक फॉर्मेट और आपके जो बुक्स में क्वेश्चन आएंगे उसमें देखो ये मिलेगा आपको, वो ये मिलेगा ax² माइनस c। आपको इस फॉर्मेट में द्विघात बहुपद और मिलेंगे। ठीक है भाई, इस फॉर्मेट में आपको द्विघात बहुपद और मिलेंगे। एक फॉर्मेट ये मिलेगा आपको। ये 3 फॉर्मेट जो है आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ये फॉर्मेट बिल्कुल, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं इसमें, आपको ये ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद स्टूडेंट, तो काफी इजी रहने वाला है ये टॉपिक भी हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहां त्रिघात बहुपद, और इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो लिखते हैं सबसे पहले। बेसिक फॉर्मेट यानी हम बोल सकते हैं मानक रूप। मानक रूप, तो देखिए ये होता है, जो मैं बहुपद लिख रहा हूं वो एक्स चर में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a x³ b x² प्लस c x प्लस d। ये जो है बेसिक फॉर्मेट या मानक रूप होता है किसका? त्रिघात बहुपद का। दूसरी बात सबसे खास, जहां आपको पता ही चल गया होगा कि a जो है इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही a का वैल्यू 0 होगा ये पद 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन आपके पास बचेगा bx² प्लस cx प्लस d, जो एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां जहां a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि a, b, c, d के मान जो है वो वास्तविक संख्याओं में से हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, बस ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं, ये आपके नॉलेज में रहनी चाहिए। और त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात आपको पता ही है कितना? 3 होता है। अधिकतम घात बराबर 3। ठीक है, और द्विघात का अधिकतम घात 2 और रेखिक बहुपद का 1। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट। शून्यंक किसे कहते हैं? बिल्कुल ये अच्छी चीज है कि भाई शून्यंक आप किसे बोलेंगे, ये अच्छा है टॉपिक। और क्योंकि शून्यंक अपने इसमें आगे वाले जो चैप्टर है उसमें आने वाला है, तो ये बात आपको बड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से इसको देखते हैं कि शून्यंक किसे कहते हैं। स्टूडेंट मैं आपके सामने एक बहुपद लिख रहा हूं, कोई एक बहुपद लिखता हूं, जैसे x² माइनस 3x प्लस 4। ये बहुपद मैंने एक कोई बहुपद ले लिया आपके लिए, -4 ले लेता हूं मैं इसको, -4 x² माइनस 3x माइनस 4, ये मैंने एक बहुपद लिखा है। देखिए स्टूडेंट, इस बहुपद
का मान हमें 0 बनाना है, यानी x की वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पर इसका वैल्यू 0 आ जाए, वो इसका शून्यंक कहलाएगी। फिर से सुनिए, पहली बात, दिया गया बहुपद चर x में, दिया गया बहुपद x चर में है, तो चर का वह मान जो दिए गए बहुपद का परिणाम शून्य कर दे। जैसे अगर मैं यहां पे x इजिकल्स टू -1 इस बहुपद में पुट करता हूं, तो देखिए -1 का वर्ग -3 -1 और -4, देखिए तो ये कितना हुआ, 1 का वर्ग 1 और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +3 -4, 4 - 4 बराबर 0। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका एक शून्यंक तो 0 आ गया। फिर समझ लिए शून्यंक क्या होता है। समय सबसे पहले जिस चर में बहुपद दे रखा है, जैसा भी बहुपद हो, द्विघात हो, रेखिक हो, त्रिघात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी चर का वह मान जो दिए गए बहुपद का ऑल ओवर पूरा मान जो है शून्य कर दे, उसका जो ऑल ओवर जो रिजल्ट आए वो 0 कर दे। ठीक है, अब एक मान और रखते हैं, जैसे इसमें तो x बराबर, अगर इसमें हम 4 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, देखिए तो x की जगह 4 पुट कर दीजिए, सोल्व करेंगे, 4 का वर्ग 16, ये -12 -4, तो ये हो गया 16 - 16 बराबर 0। ठीक है भाई, इसने भी इसका मान 0 कर दिया। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और उठ रहा है कि भाई सर, इन दो वैल्यूज ने इसका जो मान है वो 0 कर दिया, तो ये इसके शून्यंक कहलाएंगे इस दिए गए बहुपद के। लेकिन क्या सर इसका और भी ऐसा कोई मान हो सकता है क्या, ठीक है, जो इसको शून्य कर दे? तो देखिए, अगर रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद का एक ही शून्यंक होता है। द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात में 3 होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बहुपद का मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम घात, उसके बराबर ही शून्यंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2 हमें प्राप्त हुई, कितनी? -1 और 4। ठीक है भाई, तो यहां पे टॉपिक हम डाल देते हैं शून्यंक। ठीक है, और डेफिनेशन फिर सुन लीजिए, या हम पुट कर देते हैं डेफिनेशन को यहां, बिल्कुल यहां पे बना के हम डेफिनेशन भी पुट कर देते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट, हम आपके लिए यहां लिख देते हैं बड़े अच्छे से कि शून्यंक क्या होता है। शून्यंक तो लिख लीजिए, दिए गए बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है। क्या लिखा है हमने? दिए गए बहुपद में चर का वह मान, तो हमें यह बहुपद दे रखा था, इसमें चर का मान हमने कितना लिया? -1 और 4। तो चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है, और ये उदाहरण आप लिख लेना,
ये आप उदाहरण में लिख लेना, उदाहरण, हाँ या ना, और नीचे लिख लेना अतः -1, अतः -1 व 4 बहुपद x² -3x -4 के शून्यंक हैं, शून्यंक हैं। और सबसे शानदार बात मैंने आपको बताई दी कि रैखिक बहुपद में एक शून्यंक होगा, द्विघात बहुपद में 2 और त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या 3 होती है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और उसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें दे रखा है कि रैखिक बहुपद के शून्यंक। तो बिल्कुल रैखिक बहुपद में एक शून्यंक होता है, और कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे खास बात क्या है कि रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो होता है ax + b। ये हमने अभी पढ़ाई है। बोलो सर, बिल्कुल हमने पढ़ा है। और शून्यंक होता क्या है? शून्यंक x का वह मान है जिसको इसमें पुट करने पर इस पूरे बहुपद का परिणाम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑल ओवर इसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए, ठीक है। पक्षांतरण कीजिए तो ax = -b और x = -b/a, -b/a। ये आपका जो है रैखिक बहुपद का शून्यंक है। तो बिल्कुल लिख दीजिए इसको, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद का शून्यंक। बोला सर इसको 0 के बराबर क्यों पुट किया? अरे भाई, x चर का वह मान जो इसमें डालेंगे और जो इसे 0 कर दे वही इसका शून्यंक होगा। तो शून्यंक जब होगा, इसका ऑल ओवर रिजल्ट शून्यंक क्या करना देता है? 0। तो इसको 0 के बराबर लिख दिया और x का वैल्यू निकाल लिया। कैसे निकलेगा? ठीक है भाई, बिल्कुल। अब इसको कुछ जगह हिंदी फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है। देखिए, ये जो c है ये वास्तविक संख्या होता है, लेकिन ठीक है, बट वास्तविक संख्या कैसा होगा? अचरपदी तो होगा। तो ये आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, x = -b की जगह क्या लिखा मिल सकता है? अचरपद, यानी कांस्टेंट हिंदी में। और a देखिए, a किसका गुणांक है? आप कहेंगे सर x, तो लिख दीजिए यहां पे x का गुणांक। हिंदी फॉर्मेट में ऐसे भी मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। a जो है वो x के साथ गुणा में है, इसलिए x का गुणांक बोलेंगे। और b जो है वो अकेला है, वास्तविक संख्या है, लेकिन कंप्लीट अचर पद है। ठीक, इसमें आपके कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ के अंदर उसका क्या अर्थ होगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ज्यामितीय रूप में बहुपदों का शून्य प्राप्त करने के लिए का मान जो है, शून्य प्राप्त करने के लिए हम वह बिंदु ज्ञात करेंगे जहां वह दिया गया बहुपद x को काटता है। भाई हम इसको सामान्य भाषा में आपको बता देते हैं कि भाई आपको कोई भी ग्राफ बना के दे रखा है किसी बहुपद का, आपको एग्जाम में ग्राफ दिया हुआ है बिल्कुल, और आपको बोले कि ग्राफ को देख के बताइए कि भाई इसका जो है शून्यंक 1 होगा, 2 होंगे या 3 होंगे। तो आपको ये देखना है कि जो दिया गया ग्राफ है वो x को कितनी जगह काट रहा है। ध्यान से सुनिए, आपको जो गिवन ग्राफ है उसको बड़े ही केयरफुली ध्यान से देखना है, और ये देखना है कि दिया गया जो ग्राफ है वो x को कितनी जगह काट रहा है। अगर x को एक जगह काटता है तो शून्यंक की संख्या 1 होगी, 2 जगह काटता है 2,
3 जगह काटता है 3, यानी जितनी भी जगह काटेगा उतने ही उसके शून्यंक हो जाएंगे उस बहुपद के। लेकिन अगर काटता ही नहीं है तो भाई 0 शून्यंक होगा। कितना शून्यंक होगा? 0 शून्यंक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द्विघात बहुपद का ग्राफ। अब बिल्कुल जो द्विघात बहुपद है इसका जो ग्राफ है वो परवलय के आकार का होता है, परवलय के आकार का। अब परवलय तो देखो स्टूडेंट आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ना है, लेकिन हम बता देते हैं परवलय का आकार कैसा होता है। के आकार का, ठीक है भाई। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो परवलय के आकार का होता है। और परवलय जो है देखिए स्टूडेंट इस प्रकार की शेप होती है परवलय की, हम बना देते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि ये जो साइड है, ये वाला जो साइड है और ये जो वाला साइड है इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं और ये सेकंड। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक होती है। दोनों क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। यानी इस साइड के जो भाग है और इस साइड का भाग है दोनों का जो है क्षेत्रफल एक जैसा ही होता है, यानी सिमेट्रिक सममित होती है। ठीक है, एक दूसरा देखिए द्विघात बहुपद का जो, ठीक है, उसके लिए ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ये दो ही प्रकार के आपके हैं द्विघात बहुपद के आधार पे। बाकी परवलय जो है और भी बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा 10 में अगर जैसे बात आ गई कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है तो परवलय के आकार का होता है, तो किस प्रकार की आकृति वो परवलय कहेंगे, तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं ये परवलय कहलाती है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है दो प्रकार का हो सकता है, ये तो ऊपर की ओर परवलय और दूसरा नीचे की ओर परवलय। अब बच्चों आपके लिख भी रखा है बुक में कि भाई ऊपर की ओर परवलय वाला ग्राफ ये कब बनता है, ये याद रखें कि जब a का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो आपको ये कंडीशन प्राप्त होगी, और a इज लेस देन 0 इसके लिए इस प्रकार का परवलय का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। ये दो चीजें आपके बुक में लिखी हुई है, तो बताना बहुत जरूरी था ये बच्चों को कि भाई ये चीजें आप बिल्कुल नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बनाए अगला एकदम कि बच्चे डीपली पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उस स्थिति में ये पूछ सकता है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा नहीं पूछ सकता, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में जो भी गिवन है उसमें से कुछ भी पूछने का पेपर डिजाइनर को हक है। तो आप ये चीजें जरूर ध्यान रखें कि द्विघात बहुपद उसका जो ग्राफ बनेगा वो परवलय के आकार का बनेगा, या तो ऊपर की ओर खुला परवलय या नीचे की ओर। ऊपर की ओर खुला परवलय तब बनता है जब a का वैल्यू 0 से बड़ा है। और द्विघात बहुपद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट देखिए वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी a का मान 0 से बड़ा और a का मान अगर 0 से छोटा हुआ देन जो है इस प्रकार का बनेगा। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट इसके जो क्वेश्चन हैं वो बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप इसका एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है वो हमें गिवन है कि भाई नीचे जो हमें ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग प्रकार के, और हमें इन ग्राफ को देख के ये बताना है कि भाई इनके जो है शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। तो बिल्कुल हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही कि भाई आपको जो भी ग्राफ दे रखा हो और उसमें पूछे कि भाई आप शून्यंकों की संख्या बताओ, तो आप ये देखिए कि जो ग्राफ है वो x को कितनी जगह काट रहा है। तो बिल्कुल हम लोग यहीं लिखेंगे स्टूडेंट उदाहरण फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें देखिए कि जो ये ग्राफ जो है वो x को कितनी जगह काट रहा है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट में तो बिल्कुल एक ही जगह काट रहा है, तो भाई एक ही जगह काट रहा है तो एक ही शून्यंक होगा, देन इसका जो शून्यंक होगा वो 1 हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड के अंदर कि भाई ये देखिए कि सेकंड में कितनी जगह काट रहा है, तो आप कहेंगे सर
सेकंड में जो है वो 2 स्थान पे काट रहा है, तो 2 हो गया इसका शून्यंक। आपको सिर्फ एक्स एक्स पे देखना है। किस पे देखना है? एक्स एक्स पे। फिर देखिए स्टूडेंट, आप ये देखिए कि थर्ड जो है उसके अंदर ग्राफ एक्स एक्स पे कितनी जगह काट रहा है? तो 1 2 3 कितनी जगह काटा? 3 जगह काटा। तो इसके शून्यंक की संख्या कितनी हुई? बिल्कुल इसके शून्यंकों की संख्या स्टूडेंट जो है वो 3 हो गई। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट वो आगे वाले ग्राफ चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर में एक्स एक्स पे कितने जगह काट रहा है? देखिए बिल्कुल चौथा नंबर जो है उसमें एक्स एक्स पे 1 जगह काट रहा है। वो पांचवें में भी 1 जगह ही टच हो रहा है। ठीक है, छठे को ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4, छठे में 4 जगह। तो लिख लीजिए बिल्कुल चौथे में जो है वो 1 जगह, पांचवें में 1 जगह और छठे में 4 स्थान पे। कितने स्थान पे? 4 स्थान पे। बिल्कुल आप दोबारा से देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो चौथा ग्राफ आपके पास दे रखा है फर्स्ट एग्जांपल का पार्ट 4, इसमें एक्स एक्स पे 1 ही जगह ग्राफ काट रहा है और पांचवें में 1 जगह टच कर रहा है, छठे में 1 2 3 4 जगह। तो ये आपके शून्यंकों की संख्या हो गई स्टूडेंट। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन इसका जो है चैप्टर जो है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। वो ये कि भाई ग्राफ को देख के ये बताओ कि इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यंक की संख्या हम ज्ञात करने के लिए ये देखते हैं कि एक्स एक्स पे ग्राफ कितनी जगह काट रहा है। तो भाई फर्स्ट में तो काट ही नहीं रहा ना, वो तो वाई एक्स पे काट रहा है, हमें तो एक्स एक्स पे देखना है। बोलो सर एक्स में क्यों देख रहे हो? अरे भाई ये जो बहुपद है ये भी एक अच्छी बात है, ये एक्स में है। देखिए ऐसे लिखा है, हम यहां लिख देते हैं। बिल्कुल हल जो है आपको ऐसे दे रखा है बहुपद फर्स्ट का y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका मतलब दिया गया बहुपद x चर में है। तो जब x चर में है तो हम x एक्स पे ही देखेंगे कि कितनी जगह काट रहा है। ठीक है भाई, तो देखिए पहला तो काट ही नहीं रहा, तो फर्स्ट के अंदर शून्यंकों की संख्या 0। सेकंड देखिए एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह काट रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 जगह काट रहा है। फिर से आप रीवेरीफाई कर लीजिए, पहला कहीं पे भी नहीं काट रहा, दूसरा एक्स एक्स को 1 जगह है और तीसरा जो है एक्स एक्स को 3 जगह काट रहा है। तो बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट चौथा। देखिए चौथे के अंदर एक्स एक्स को कितनी जगह है? 2 जगह। तो बिल्कुल यहां पे लिख दीजिए फोर्थ जो है वो 2 जगह, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पांचवा देखिए कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4 जगह काट रहा है स्टूडेंट। और छठे ग्राफ में देखिए एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है या टच कर रहा है? तो 1 2 3 कितनी जगह? 3 जगह। तो बिल्कुल यही जो है आपके पास स्टूडेंट, ये जो है देख लीजिए फिर से। चौथा बिल्कुल 2 जगह, पांचवा 1 2 3 4 और छठा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जगह टच कर रहा है। तो स्टूडेंट ये जो है था आपका चैप्टर 2.1। इसका बेसिक हमने अच्छे से पढ़ा 1 बाय 1 करके, और इसके मात्र 2 ही क्वेश्चन थे, एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन, दोनों हमने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी और क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नीचे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।